वेलकम 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 सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के प्यारे प्यारे बच्चों। हमने लास्ट क्लास पढ़ना स्टार्ट किया था। एक चैप्टर का नाम था लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में हमने पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था लेबर टर्नओवर। आइए जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर की उथल पुथल। बोलो, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? लेबर की उथल पुथल। उथल पुथल कहने का मतलब कितनी लेबर आ रही है, कितनी लेबर जा रही है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। क्यों जाननी ज़रूरी है? क्यों आपको लगता है कि लेबर की उथल पुथल से इम्पैक्ट आना चाहिए? इम्पैक्ट आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। क्यों बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि हमने एक बात बताई थी कि अगर हाई लेबर टर्नओवर होती है तो एक तो प्रोडक्शन रुक जाती है, फिर जो नए वर्कर आते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है, वो ख़राब ज़्यादा करते हैं सामान। तीसरी बात होती है कि उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको काम में लाने में, बिठाने में, इंडक्शन करने में पैसा खर्च होता है, और वो ब्रेकेज भी बहुत करते हैं, टूल्स ख़राब कर देते हैं, मशीन ख़राब कर देते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स भी उनके साथ होती हैं। तो हमने बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ी थी इसके ऊपर बेस्ड कि वो क्यों छोड़कर जाते हैं। पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, अनअवॉइडेबल रीज़न हो सकते हैं, अवॉइडेबल रीज़न हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो जा रहे हैं तो उनके इंटरव्यू लेने चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। इस हिसाब से हम लेबर टर्नओवर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पर हमारा एस्पेक्ट अभी प्रैक्टिकल पढ़ने का है। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि लेबर के आने जाने को नापने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इसमें लेबर टर्नओवर के क्या क्या फॉर्मूलाज थे? हमने लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर मेथड भी बोलते हैं इन्हें। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे पहला है सेपरेशन रेट। सेपरेशन रेट का मतलब होता है कि ये जानने की कोशिश करना कि कितने लोग जॉब छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है लेफ्ट एंड डिस्चार्ज दोनों, जो खुद चले गए, जिन्हें हमने निकाल दिया, दोनों का टोटल न्यूमरेटर में रखो। इसे बोलते हैं एस। एस मतलब सेपरेशंस, और डिनोमिनेटर में रखते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, और इसे इंटू 100 कर देते हैं। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या होता है बेटे? रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, कि जो गए उनकी जगह पे कौन आया। मैंने क्या कहा? जो गए उनकी जगह पे कौन आया, यानी ये कहलाता है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या? एक बात बताओ, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, नया नया कोई काम खोल रहे हो, उसकी वजह से नए वर्कर रखे हैं, क्या वो रिप्लेसमेंट है? क्या एक्सपेंशन वाले वर्कर, क्या न्यू ज्वाइनिंग वाले वर्कर रिप्लेसमेंट है? नहीं। रिप्लेसमेंट का मतलब है वो वर्कर जो जाने वालों की जगह पे आए हैं। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे। फिर न्यू ज्वाइनिंग का मतलब है कि जो एक्सपेंशन की वजह से नए ज्वाइनिंग्स आएंगे। एक्सपेंशन की वजह से नए ज्वाइनिंग्स आएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले हमारा पेन बनाने का बिजनेस था, अब हमने पेंसिल बनानी भी स्टार्ट कर दी। तो जो 100 लोग हमने पेंसिल बनाने के डिपार्टमेंट में रखे हैं, वो नई पोजीशन है, वो पहले पोजीशन ही नहीं थी। वो सेपरेशन की जगह पे नहीं आए, वो नए वर्कर हैं। तो दे आर कॉल्ड न्यू ज्वाइनिंग। इन्हें और रिप्लेसमेंट को मिलाकर बोला जाता है असेशंस। क्या बोला जाता है? असेशन। यानी कुल मिलाकर हमने कितने नए लोगों को अपने पास लेकर आए हैं, कुल मिलाकर नए चेहरे कितने दिख रहे हैं हमको अपनी फैक्ट्री में। तो असेशन रेट में रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग दोनों आ जाती हैं। रिप्लेसमेंट भी आ जाती है और न्यू ज्वाइनिंग भी आ जाती है, दोनों को ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज कर देते हैं। फिर आता है फ्लक्स रेट। बेटा फ्लक्स रेट का मतलब क्या होता है? फ्लक्स रेट का मतलब होता है इन सबको ऐड कर दो, यानी आप सेपरेशंस को, न्यू ज्वाइनिंग को और रिप्लेसमेंट को सबको ऐड कर दो कुल मिलाकर। तो फिर एवरेज से डिवाइड कर दो। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे आता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये तो सबको पता है ना बेटा। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे आता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। फ्लक्स रेट्स की कहानियाँ होती हैं दो। अगर बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर रहा है, या फिर अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। अगर बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर रहा तो फ्लक्स रेट में खाली सेपरेशन और रिप्लेसमेंट आएगा, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग तो तब होंगी ही नहीं। तब न्यू ज्वाइनिंग तो होंगी ही नहीं। लेकिन अगर बिजनेस में एक्सपेंशन हो रही है तो न्यू ज्वाइनिंग भी ऐड हो जाएगी। अगर बिजनेस में एक्सपेंशन हो रही है तो न्यू ज्वाइनिंग भी ऐड हो जाएगी। इसके लिए हमने फ्लक्स रेट, अगर देखो फ्लक्स रेट सेपरेशन और रिप्लेसमेंट रेट को ऐड करके आ रहा हो, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में हमने डिस्कस किया था कि अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो बात बन जाती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा आ रहा होता है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ न्यू ज्वाइनिंग भी है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ न्यू ज्वाइनिंग भी है। मान लो फ्लक्स रेट 10% दे रखा है, सेपरेशन रेट 5%, रिप्लेसमेंट रेट 3%। तो क्या आपको पता लग रहा है कि इसमें 2% न्यू ज्वाइनिंग है? कितने बच्चों को समझ आ गया कि हाँ इसमें 2% न्यू ज्वाइनिंग है? जल्दी से मुझे बताइए। सभी को क्लियर हो गया? थम्स अप करके इंडिकेट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बातें भी आपको समझ आ गई। इससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। जल्दी से मुझे रिव्यू कराओ कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। अब हम इसी में अगला कंसेप्ट लिखेंगे। ये हमने अभी 1 कंसेप्ट लिखा था, लिखिए जी। इसी का कंसेप्ट नंबर 2 लिखिए। इक्विवेलेंट लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए, फिर इसे समझाऊंगा मैं। इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट। इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट। सर इस बात का मतलब क्या है? देखो बेटा, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है कि
कभी कभी ना क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें जो लेबर टर्नओवर आप निकाल रहे होगे ना, वो ईयर के लिए नहीं होगा, महीने के लिए होगा या क्वार्टर के लिए होगा। मतलब मान लो कि मुझे डेटा ही 1 महीने का दिया है। ध्यान से सुनो शगुन जी, अगर मुझे डेटा ही ओपनिंग और क्लोजिंग 1 मंथ का दिया हुआ है और 1 मंथ की ही सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, न्यू ज्वाइनिंग दी हुई है, तो मैं जब इससे आंसर्स निकालूंगा तो जो आंसर निकलेंगे वो एनुअल निकलेंगे या वो 1 महीने के निकलेंगे? सोचकर बताओ। इस डेटा से अगर मेरे पास डेटा ही 1 महीने का है तो मेरे पास जो आंसर निकलेंगे वो महीने के निकलेंगे या एनुअल निकलेंगे? अब आप ये कहोगे कि सर फिर तो वो 1 महीने के निकलेंगे, तो उस 1 महीने के आंसर को मुझे एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तब उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर। तब उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर। लिखिए जरा, इफ डेटा प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, if data provided in question is not for annual period, अगर वो एनुअल समय के लिए डेटा ना गिवन हो, then step 1, we calculate all required labor turnover rate इधर ऐसे लिख लो एग्जाम्पल 1 मंथ या एग्जाम्पल 3 मंथ्स। मान लो क्वेश्चन ने सारी जानकारी हमें 3 महीने की दी है। मान लो क्वेश्चन ने सारी जानकारी हमें 3 महीने की दी है, तो सुदर्शना हम क्या करेंगे बेटा? हम पहले सारे आंसर 3 महीने के लिए निकाल लेंगे। हम पहले सारे आंसर्स 3 महीने के लिए निकाल लेंगे और क्या करेंगे? तो यानी हमारा पहला स्टेप होगा कि कैलकुलेट कर लो रिक्वायर्ड लेबर टर्नओवर, कैलकुलेट ऑल रिक्वायर्ड लेबर टर्नओवर फॉर गिवन पीरियड, यानी 3 मंथ्स। यानी आप भी सारी कैलकुलेशन कर लो, 3 महीने के लिए कर लो। आपका क्या जा रहा है, आप भी 3 महीने के लिए कैलकुलेशन कर लो। ठीक है जी। एंड इसके बाद स्टेप नंबर 2, नाउ कन्वर्ट ऑल लेबर टर्नओवर रेट। अब आप लेबर टर्नओवर रेट्स इनटू एनुअल परसेंटेज। अब आप इन सभी को एनुअल परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। अब आप इन सभी को एनुअल परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। मेरी बात समझ गए आप, मैंने क्या कहा? अब आप इन सभी को एनुअल परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, स्टेप 1, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर फॉर 3 मंथ्स। ठीक है जी। फिर स्टेप 2, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर कैसे आएगी? यानी अगर मेरे पास 3 महीने का डेटा हो तो लेबर टर्नओवर जो आंसर आया होगा आपके पास, उसे डिवाइड बाय 3 करो, इंटू 12 करो। देखो हमने क्या किया, उत्साह देखो बेटा, आपने क्या किया, लेबर टर्नओवर जो आपके पास निकली थी वो 3 महीने के लिए निकली थी। आपके पास जो लेबर टर्नओवर निकली थी वो 3 महीने की निकली थी, तो आपने उस लेबर टर्नओवर को लिखा, डिवाइडेड बाय 3 किया, इंटू 12 किया। सिंपल। आपने उसे डिवाइडेड बाय 3 किया ताकि वो 1 महीने का आंसर आ जाए, इंटू 12 कर दे तो 12 महीने का आंसर आ गया। किसी भी चीज़ को एनुअल बनाना तो आपको आता है भाई। अगर कोई चीज़ मैं कहूँ 2 हफ्ते की है तो आप उसे डिवाइड बाय 2 करोगे, इंटू 52 करोगे, एनुअल हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को एनुअल पे तो ला ही सकते हो। एनुअल ही लाना है बेटे, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना?
आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज क्वेश्चन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट इन अ बेटर मैनर। ठीक है जी, आइए इसके साथ लिख दीजिए, इस कंसेप्ट के साथ लिख दीजिए रेफर क्वेश्चन नंबर 17, कि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िएगा इसके साथ साथ। आइए जी क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन 17 आपको, ये देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर अ न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो कह रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च, वो कह रहा है हमारा ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, ठीक है। तो अभी तक तुम वैसे देखो, एक बात बताओ, अभी तक तो पढ़ने से हमें ऐसे लग रहा है कि एनुअल डेटा है, अभी तक तो हमें ऐसे लग रहा है ना कि ये पूरे साल का डेटा होगा, क्योंकि 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। उसने बता दिया कि देखो रिप्लेसमेंट कितने हैं, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, सब कुछ बता दिया उसने। वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट ड्यूरिंग दी यूजिंग दी सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड। एक बात बताओ, इस लाइन को छोड़ दो, अभी तक क्या क्वेश्चन ने कहीं ये बोला कि मैं जो आपको डेटा दे रहा हूँ वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है? क्या अभी तक आपके पास कोई क्लैरिटी है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो कितने महीने का गिवन है? सच बताना मुझे एकदम, क्या अभी तक क्वेश्चन को पढ़कर आपको कहीं पे ये बात समझ आ रही है कि कितने महीने का डेटा है? द आंसर इज नो, अभी तक आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है क्लैरिटी? क्योंकि कोई बात ही नहीं ऐसी हो रही, अभी तक कोई भी ऐसी बात हो ही नहीं रही क्वेश्चन में। तो सिंपल है, फर्स्ट पार्ट में जो वो कह रहा है वो निकाल देंगे। आप दिमाग लगाओगे, एनुअल, क्वार्टरली, मंथली निकालोगे? नहीं, फर्स्ट पार्ट में कोई ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसे यूज़ करो, उससे आंसर निकालो, बात खत्म। सुनो, पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर करके आते हैं। चलो लिखो मेरे साथ, प्लीज़ लिखिए सॉल्यूशन नंबर 17, ठीक है जी। उसका फर्स्ट पार्ट वो हमें बोलता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कितनी है, यानी R50। वो हमें कहता है कि नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी है, यानी कितने लोग जॉब छोड़कर गए थे, यानी 25 लोग जॉब छोड़कर गए थे, उनकी जगह पे हमने 50 लोगों को रख लिया। मज़ा ही आ गया ये तो। अब वो हमें कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, वो हैं 500। और फर्स्ट पार्ट में वो हमें ये कह रहा है कि जाओ आप मेरे लिए सेपरेशन और फ्लक्स मेथड निकालो। कौन कौन से 2 मेथड निकालो? सेपरेशन और फ्लक्स, यानी उसने रिप्लेसमेंट नहीं मांगा। अच्छा एक बात बताओ, उसने नहीं मांगा तो ज़बरदस्ती निकाल के आओगे? नहीं, ज़बरदस्ती क्वेश्चन के साथ ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है ना। जो वो कह रहा है उतना कर दो बस। उसने कहा सेपरेशन मेथड से चाहिए, तो आपको लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन, क्या फॉर्मूला होता है इसका? सेपरेशन अपॉन एवरेज इंटू 100। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये शॉर्टकट लिख सकता हूँ? क्या रूल बताया था मैंने आपको, क्या मैं इस क्वेश्चन में ये शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ? जी हाँ, अगर मैं एक बार फुल फॉर्म के साथ शॉर्टकट लिख चुका हूँ तो फिर मैं इधर शॉर्टकट लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि मेरे शॉर्टकट का मतलब क्या है। 25 अपॉन 500 इंटू 100, 5% आ रहा है, चेक करो एक बारी। ओके, अगले पे आइए, लेबर टर्नओवर बाय फ्लक्स मेथड। अगला मेथड उसने फ्लक्स पूछा है। फ्लक्स में क्या होता है? सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट। न्यू ज्वाइनिंग तो है ही नहीं इधर क्वेश्चन में, न्यू ज्वाइनिंग का तो कोई खाल खबर ही नहीं है। तो 25 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 500, तो ये 15%। क्या यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया कि 17th का फर्स्ट पार्ट कैसे होना चाहिए था? ये तो आसान था, ये तो आप होमवर्क में भी कर सकते थे, इतना ईजी था ये तो।
आइए मेन बात जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। वो कहता है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर चलो। भाई देखो, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि जो ऊपर डेटा था जो हमने कैलकुलेशन करी है वो यानी एनुअल नहीं है, उसे एनुअल बनाओ। इक्विवेलेंट एनुअल करने का मतलब क्या होता है कि आप जो गिवन डेटा है उसे एनुअल में कन्वर्ट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि मेरे पास जो डेटा गिवन है वो एनुअल नहीं है, आप उसे एनुअल में कन्वर्ट करिए, वो ये कह रहा है। दी अबव मतलब फर्स्ट वाले पार्ट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन 31 जनवरी, यानी वो ये कहता है कि देखो ईयर खत्म हुआ था 31 मार्च को, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट ही 31 जनवरी को ही थी, यानी जो गिवन डेटा है वो सिर्फ 2 महीने का डेटा है। कितने बच्चों को अब समझ आया कि जो डेटा है वो 2 महीने का है? शिखा समझ आया बेटा आपको कि जो गिवन डेटा था वो सिर्फ 2 महीने का था? क्यों था वो 2 महीने का? क्योंकि बेटा क्वेश्चन ने आपको ये बात बोली कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट ही 31 जनवरी को ही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट 31 जनवरी को ही है और ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पहले साल में तो सिर्फ 2 महीने का ही एनुअल था, मतलब उसका साल ही सिर्फ 2 महीने का था। तो क्या करें, अब हमें उसे एनुअल इक्विवेलेंट बनाकर दिखाना है। तो आइए हम इस रेट को अब इधर वर्किंग करेंगे। सेकंड पार्ट ऐसे समझो, स्टार्ट डेट और ईयर एंड डेट। ईयर एंड कब हुआ? 31/3 को 2000। ईयर भी दिया हुआ उन्होंने 21। जब वो ईयर देता है तो ईयर लिख सकते हो आप। और स्टार्ट कब हुई थी? 31/1 को। यानी जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज ओनली फॉर 2 मंथ्स, करेक्ट, दैट इज ओनली फॉर 2 मंथ। तो अब आप इसके लिए इक्विवेलेंट एनुअल कैसे बनाओगे? देखिए कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट, जो वर्ड वो बोलता है ना वही वर्ड यूज किया करो। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स। बाय सेपरेशन मेथड, बाय सेपरेशन मेथड। तो बताओ क्या हो जाएगा? जो हमारा आंसर था, अब एक बात बताओ, ये जो आंसर था ये कितने महीने का आंसर था? जल्दी बताओ, एरा आप बताओ बेटे। ये जो आंसर हमने 5% निकाला था ये कितने महीने का आंसर था? ये आंसर था 2 महीने का। तो सुमैया हम क्या करेंगे बेटे, हम इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ताकि ये डिवाइड बाय 2 करने से 1 मंथ का आंसर आ गया। बेटे जो 5% था वो 2 मंथ्स का आंसर था, तब मैं उसे डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ तो 1 मंथ का आंसर बन गया। इंटू 12 करूँगा तो वो 1 साल का आंसर बन गया। तो 1 साल का आंसर कितना बन गया? 30%। और अगर मैं इसे बोलूँ बाय फ्लक्स मेथड, जो मेथड वो बोल रहा है मैं वही मेथड बोलूँगा भाई, मेरे को कोई और ज़बरदस्ती में रिप्लेसमेंट को इंक्लूड नहीं करूँगा। 15% 2 महीने के लिए था, डिवाइड बाय 2 करो, इंटू 12 करो, तो इसका आंसर आ गया 90%। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया। तो यानी हमने इक्विवेलेंट भी सीख लिया। अच्छा, इसमें ना एक ऑल्टरनेटिव और हो सकता है। देखो इसे ऐसे लिखो, अप्रोच 1। इसका और करके अप्रोच 2 भी लिख लो। और आईसीआई दोनों पे मार्क्स दे देता है, मतलब आपने दोनों में से जो भी करना है आप कर दो। इस बारी जब एग्जाम हुआ था ना, जिस एग्जाम की बात है, पुराना ईयर हो गया, लेकिन जिस उस एग्जाम के आंसर में आईसीआई ने दोनों अप्रोचेस प्रेजेंट की थी एग्जामिनर को चेक करने के लिए कि बेटा बच्चे ने जिससे भी किया मार्क्स दे दो। इसका मतलब इस आंसर को करने की 2 अप्रोचेस हैं। फिर सर आप हमें 2 अप्रोचेस क्यों बता रहे हो? बेटा मैं पता है 2 अप्रोचेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही अप्रोच बताऊँगा ना, तो अगर आपने मान लो कहीं आंसर कहीं और पढ़ा, कभी आपका कोई दोस्त सॉल्व कर रहा होगा या कहीं इंटरनेट पे आपने पढ़ा और आपको लगा रहे तो और एक तरीके से हो सकता है, सर ने नहीं कराया, तो इसलिए बेटा सर इसलिए सब कुछ करा देते हैं कि भाई चाहे वो ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं ईमानदारी से बोलूँ ज़रूरत नहीं है, सेकंड अप्रोच को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फर्स्ट अप्रोच के आंसर में मार्क्स मिल रहे हैं, बात खत्म। लेकिन आजकल का बच्चा ना बेसब्र है। ज़रूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सभी ऐसे हो, बट आप में से 5% भी अगर ऐसे होंगे तो मैं अपना नाम नहीं खराब करना, इसलिए हम सब पढ़ा देते हैं, सबसे भी ज़्यादा पढ़ा देते हैं जितने की ज़रूरत है। बट पढ़ लो आप भी सेकेंड अप्रोच। देखो सेकेंड अप्रोच में क्या है कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो डे वाइज करेंगे, यानी डे वाइज कैलकुलेशन। यहां पे हमने करी थी मंथ वाइज कैलकुलेशन। यहां पे हमने क्या कहा था कि भैया देखो 31 जनवरी से 31 मार्च तक 2 महीने होते हैं। हमने यही बात सोचकर कैलकुलेशन करी थी, डिवाइड बाय 2 करके, इंटू 12 करके। हमने मंथ वाइज कैलकुलेशन करी है। हमारी जो कैलकुलेशन है वो कैसे चल रही है, मंथ वाइज। एक और तरीका हो सकता था सोचने का कि हम डे वाइज कैलकुलेशन करेंगे। गलत वो भी नहीं है, आंसर थोड़ा सा अलग आता है लेकिन गलत वो भी नहीं है, सही वो भी है, ये भी सही है, वो भी सही है आपकी। सर क्या हमें एग्जाम में भी दोनों अप्रोचेस करके आनी है? नहीं 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 नहीं। और लिखने का मतलब क्या है मेरा? अगर मैं और लिखता हूँ उसका मतलब क्या है कि एग्जाम में आपको दोनों अप्रोचेस करके आनी है, या मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दोनों करा रहा हूँ? बोलो बोलो। इसका मतलब है एग्जाम में आप एक ही करके आओगे, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं दोनों अप्रोचेस आपको बता रहा हूँ। देखिए डे वाइज अप्रोच में आप डे गिनो, जनवरी के कितने, फरवरी के कितने, मार्च के कितने। जनवरी का एक दिन, क्योंकि जनवरी में तो एक ही दिन फैक्ट्री चली थी। मार्च में 28 दिन फैक्ट्री चली थी, सॉरी फरवरी में, और 31 डेज मार्च के। तो कितने डेज हो गए? 60। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है क्या हम इसे वीक वाइज कर सकते हैं? वीक वाइज करना मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि वीक की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्या आपको एग्जैक्टली पता है कितनी कौन से डे को स्टार्ट हुआ है? डे वाइज इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो वीक वाइज करना मूर्खता होगी जब तक वो खुद ना कहे, या क्वेश्चन में कोई हिंट ना हो। कोई उसने ये बताया हो कि द 31 मार्च मंडे, अगर मान लो इधर वो क्वेश्चन में ऐसे कहता कि भाई 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, मंडे था, और इस दिन 31 मार्च को ख़त्म हुआ है, इस दिन थर्सडे था, ऐसी कोई बात करता, जब वो डे वाइज बात करता तो वो शायद वीक्स कैलकुलेट करवा सकता है। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में कोई दूर दूर तक भी हिंट नहीं है कि वीक वाइज करें। हाँ डे वाइज कर सकते हो क्योंकि डेट्स गिवन है ना। तो बताओ, अगर अब मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय, क्या था? इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स। बाय सेपरेशन मेथड। जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि सेपरेशन मेथड से क्या होगा। आप मुझे बताइए कृपया करके, सेपरेशन मेथड से क्या होगा। तो आप बोलेंगे 5% था 60 दिन के लिए, और एक साल में होते हैं 365 दिन, तो आंसर हो जाएगा 30.42। और बाय फ्लक्स मेथड क्या हो जाएगा? बाय फ्लक्स मेथड आप बोलोगे 15% होता है 60 दिन के लिए, तो 365 दिन के लिए कितना होता है? जल्दी बताइए। 91.25%। आई होप कि आपको ये दोनों आंसर्स अच्छे से अब समझ आ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस भी समझ आ चुका है। क्या ये ज़्यादा करेक्ट है, ये कम करेक्ट है? ऐसा नहीं बेटा, दोनों करेक्ट है, बस सोचने का विचार का अलग है कि आप डे वाइज कैलकुलेशन कर रहे हो कि मंथ वाइज कैलकुलेशन कर रहे हो। वैसे प्राइमा फेसिया अगर मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता तो मैं मंथ वाइज कैलकुलेशन कराता, कलेश में नहीं पड़ता बिना मतलब के डे गिनो, कैलकुलेशन टफ बनाओ, मैं ना करता। मैं तो भैया मंथ वाइज कराता और मुझे मंथ वाइज में पूरे मार्क्स मिल रहे थे, बात खत्म हो जाती। ठीक है जी। अगर ऑब्वियस ही बात है महीने के बीच की डेट होती तो फिर डेट वाइज गणना होता। मान लो वो कहता है जी हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 16 फरवरी को और ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, तो वो चाहता है कि डेट वाइज कैलकुलेशन करो, फिर तो डे वाइज कैलकुलेशन करनी सही होती है उस क्वेश्चन में। समझ गए आप मेरी बात सबको? राम समझ गए आप? आयुषी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि आपको ये बात समझ आ गई है। क्या आप टफ क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं? जल्दी बताइए मुझे, क्या आप टफ क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं आज की क्लास में? क्योंकि आज की क्लास में मैंने भारी भारी क्वेश्चन प्लान किए हुए हैं आपके लिए। देखो मेरी बात को समझो, मैं एक ना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाने वाला टीचर हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाता हूँ तो उसका मतलब है कि मैंने ना बहुत बहुत मेहनत से किताब बनाई हुई है।
मतलब विचित्र से विचित्र क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में आए हैं या कभी मॉक टेस्ट पेपर में, रिवीजन टेस्ट पेपर में पूछे गए, मैं वो पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आईसीएआई जब पेपर सेट करता है तो वो उन्हीं क्वेश्चन को कभी ना कभी दोबारा उठा लेता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराने क्वेश्चन भी उठा लेता है एग्जाम में। और बच्चे को लगता है अरे पेपर बड़ा टफ आया, बाहर से आ गया। बाहर से कुछ नहीं आता, उन्हीं के मटीरियल में से आता है। बस आपने उनका पुराना मटीरियल अच्छे से कंपाइल करके नहीं पढ़ा हुआ, ये दिक्कत है। अगर आपको ऐसा लगता है। हमारे बच्चा कॉन्फिडेंट क्यों होता है? क्योंकि उसने वो सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, उसकी बुक के अंदर ही वो सब कुछ है। उसे कहीं खोजना नहीं पड़ रहा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ रहा, उसे सब कुछ वहीं के वहीं मिल रहा है। ये फ़ायदा है। तो पढ़िए। क्या आप तैयार हैं एक बड़े और एक भारी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मेरे साथ? जल्दी बताओ। आइए, ये है क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया। ये आरटीपी नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। बट ऐसा क्वेश्चन भारी क्वेश्चंस में मैं गिनूंगा, क्योंकि इसमें बहुत इमेंस आपको, मैं कहूँगा कि फोकस की ज़रूरत है, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। टफ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा है। अभी आधे घंटे बाद आपको ही समझ आ चुका होगा, आधा घंटा लगेगा, समझ आ जाएगा। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि रिवीजन ऐसे क्वेश्चंस की करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये विचित्र क्वेश्चन है। इसका फॉर्मेट देखो, पहले तो फॉर्मेट ही आपको डरा देगा। और जिस बार ही एग्जाम में आएगा ना, जब ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आधे बच्चे तो छोड़ कर आएंगे। क्यों? क्योंकि आधी तो किताबों में भी नहीं है, उसके बाद किताबों में आएगा। चलिए पढ़िए, ध्यान देंगे बेटा। आरटीपी नवंबर 2022 का क्वेश्चन। HR लिमिटेड इज प्रोसेसिंग इट्स, मेरे ख्याल से अब ये उन्होंने मॉड्यूल में भी पुट कर दिया ऐसा क्वेश्चन उन्होंने, आईसीआई ने। ध्यान दीजिए। HR लिमिटेड इज प्रोग्रेसिंग इन इट्स लीगल इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वन ऑफ इट्स ट्रेनी एग्जीक्यूटिव, देखो जब भी वो बोलता है ना ट्रेनी एग्जीक्यूटिव, तो समझ जाना इसमें गलती होगी। ये ट्रेनी जो होते हैं ना, ये गलती करने के लिए आए हैं, ये तो सीख रहे हैं ना अभी। ये जो, यानी ये जो रिकॉर्ड बना कर दिया है, ये किसने बनाया आपके लिए? ये जो रिकॉर्ड बनाया, ये किसने बनाया? ट्रेनी ने बनाया। देखो, वन ऑफ इट्स ट्रेनी एग्जीक्यूटिव मिस्टर एच इन दी पर्सनल डिपार्टमेंट ना HR डिपार्टमेंट, हैज़ कैलकुलेटेड द लेबर टर्नओवर 24.92, उसने 24.92 के रेट से लेबर टर्नओवर कैलकुलेट किए फॉर द लास्ट ईयर यूजिंग फ्लक्स मेथड। ठीक है जी। फॉलोइंग इज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट। अब ये डेटा है, यानी एक बात बताओ, ये जिसने कैलकुलेट करी है, जिस निकम्मे ने कैलकुलेट करी है, मिस्टर एच ने, क्या आप इस लेबर टर्नओवर रेट को सही मानते हो या गलत मानते हो, या आप इसे शक की नज़र में रखते हो? आप मुझे बताओ, आप इसे स्वीकार कर चुके हो कि ये बढ़िया बंदा है यार, ये तो जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा होगा, आप ऐसा कह रहे हो, या आपको शक हो रहा है कि जब ट्रेनी लिखा है तो हमें शक नज़र आ रहा है? मुझे तो शक नज़र आ रहा है, क्योंकि जब वो ट्रेनी कह देता है तो उसका मतलब ये होता है कि देयर आर हाई चांसेस कि इसमें मिस्टेक हो सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब वो कहता है एम्प्लॉई एट द बिगिनिंग का डेटा दे रहा है, जॉइंट का डेटा दे रहा है, लेफ्ट का दे रहा है, और एट द एंड का डेटा दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो शुरू वालों में इसे अगर आप ऐड करो और इसे अगर आप माइनस करो, तो एट द एंड का डेटा आना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। देखो मैच हो रहा है कि नहीं? कैलकुलेटर अपने ऑन रखो। 810 में अगर 1620 ऐड करते हो, -90 करते हो, तो 2340 आ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो यानी रिकॉर्ड क्लर्क का डेटा तो सही है। अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बारे में। अच्छा एक बात हो, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में अगर यहाँ x होता, x + 30 - 90 = 60, तो बताओ x कितना है? क्या हम x नहीं डिराइव कर सकते? अरे सोचो, कैलकुलेशन सोचो, क्या आप x डिराइव नहीं कर सकते? अरे मिनटों में कर सकते हैं सर हम x डिराइव। कैसे? बताओ मुझे कि x कितना होगा, कि x में 30 ऐड हुए और 90 माइनस हुए, तब भी 60 बच गए। तो बेसिकली 60 में इधर ले जाके 90 ऐड कर दो, 150 माइनस 30 120 आ जाएगा। तो ये 120 होने चाहिए, क्योंकि 120 में 30 ऐड होगा तो 150 हो गया, 150 में से 90 माइनस होगा तो भी 60 बच गया। तो कैलकुलेशन हम सोच सकते हैं। अब देखो इसमें कोई डेटा गिवन नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ ना कुछ, इसे नीचे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब इसमें भी ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो ये भी नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसमें भी नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन सब में कुछ ना कुछ नीचे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? इन्हें क्या कहा? एक बात और कही है, एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी। फ्रॉम मतलब सब्सिडरी कंपनी से हमारी कंपनी में आ गई, यानी ये वो एम्प्लॉय हैं जो हमारी कंपनी में आए हैं कहीं से। एन एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड टू सब्सिडरी कंपनी, यानी ये हमने अपनी कंपनी से कहीं बाहर
भेजे हैं मतलब ये आउटगोइंग है, यानी ये एम्प्लॉयज़ आउटगोइंग एम्प्लॉय हैं, आउटगोइंग मतलब बाहर जा रहे हैं, और ये इनकमिंग एम्प्लॉयज़ हैं। ये इनकमिंग का मतलब क्या हुआ, ये हमारी फैक्ट्री में हमारी कंपनी में आ रहे हैं सब्सिडरी कंपनी से। क्या मैं लिख सकता हूँ इसके साथ ब्रैकेट में कि ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। आपको दोनों बातें समझ आ रही हैं मैंने क्या कहा? क्या आपको इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बातें समझ आ रही हैं मैंने क्या कहा? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर वर टोटल 1158 एम्प्लॉयज़, यानी बिगिनिंग में 1158 एम्प्लॉयज़ थे, यानी ईयर की बिगिनिंग में ये सारे एम्प्लॉयज़ मिलाकर, ये जो सारे एम्प्लॉय मिलाकर 1158 थे। चलो मेरे साथ एक टेबल बनानी स्टार्ट करो, क्योंकि हमें यही करना होगा, लेबर टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट और सेपरेशन से निकालनी है। तो पहले उससे पहले तो टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा ना। आइए मेरे साथ टेबल कंप्लीट करिए। चलिए एक टेबल बनाइए। सॉल्यूशन नंबर 20, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, सेपरेशंस, रिप्लेसमेंट्स, न्यू ज्वाइनिंग एंड क्लोजिंग। यानी क्या लिखेंगे हम इधर देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ओपनिंग यानी बिगिनिंग में कितने वर्कर्स थे, फिर सेपरेशंस कितने हैं, इन्हें एस बोल देते हैं, फिर रिप्लेसमेंट्स कितनी हैं, उनकी जगह पे कितने लोगों को लेकर आए, फिर न्यू ज्वाइनिंग कितने हैं, जो आपने न्यू ज्वाइनिंग कराए हैं, और फिर क्लोजिंग कितने हैं एट एंड, है ना। यही डेटा हमें चाहिए भाई। अगर हमें ये डेटा मिल जाए तो हमारी तो लाइफ ही बन जाएगी। बोलिए हाँ या ना। अगर हमें ये डेटा मिल जाता है तो हमारी लाइफ बन जाएगी। करेक्ट। अब पंगा ये पता है क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता। अगर वो खाली एक ही तरह की लेबर की जानकारी देता, अगर वो खाली एक टाइप की लेबर की जानकारी देता कि भैया मैं आपको सिर्फ लेबर की जानकारी दे रहा हूँ, मान लो कि सिर्फ एचआर मैनेजर की जानकारी दे रहा हूँ, या फिर मान लो लीगल सेक्रेटरी की जानकारी दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही तरह के वर्कर की जानकारी देता तो आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन उसने आपको कन्फ्यूज़ कैसे किया, उसने 5-6 तरह के एम्प्लॉय की जानकारी दे दी। तो यानी इस एक ही क्वेश्चन में 5-6 अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ का बारे में सोचना पड़ेगा आपको। आइए, बस वो यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है। जैसे सबसे पहले उसने आपको बोला रिकॉर्ड क्लर्क, जो हमारी लीगल फर्म है ना, तो जो क्लर्क हैं वो कितने हैं, पहले 810 क्लर्क थे, उसमें से 90 क्लर्क जॉब छोड़कर चले गए। ठीक है जी। और उनकी जगह आए कितने हैं, देखो क्वेश्चन ने आपको क्या जानकारी दी है। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि देखो 810 क्लर्क से उसमें 90 लोगों ने जॉब छोड़ी है, और एट द एंड 2340 है, एट द एंड 2340 है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ने ये कहा कि हमारी फैक्ट्री को, अब या हमारी फर्म को ज्वाइन किया है कितने लोगों ने, ज्वाइन किया है इतने लोगों ने। अब ये जो ज्वाइन है इसके अंदर दोनों इंक्लूडेड है, इसके अंदर रिप्लेसमेंट भी इंक्लूडेड है, न्यू ज्वाइनिंग भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर रिप्लेसमेंट भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर न्यू ज्वाइनिंग भी इंक्लूडेड है। मेरी बात समझे आप, मैंने क्या कहा, इसके अंदर रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग दोनों इंक्लूडेड है। रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। तो सर हम क्या करें, देखो हम ये अज्यूम करेंगे कि जितने लोग गए हैं उतने ही रिप्लेस हुए हैं, जितनी सेपरेशन है उतनी ही रिप्लेसमेंट है, हम ये मान लेंगे। वरना हम इन दोनों को प्लस करके भी दिखा सकते हैं कि रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग एक ही कॉलम बना दे।
क्योंकि क्वेश्चन में जानकारी नहीं है। बट ज़्यादा सही तरीका क्या हो सकता है, हम ये माने कि जितने गए उतने ही रिप्लेस हुए, तो बचे हुए न्यू ज्वाइनिंग हो गए। आप मुझे बताइए आयुषी कि कितने न्यू ज्वाइनिंग होंगे। बेटा एक बात बताओ, अगर टोटल 1620 वर्कर्स हैं, 1620 वर्कर हमारी फैक्ट्री में टोटल नए आए हैं, जिसमें से 90 रिप्लेस होकर आए हैं, तो बाकी के कितने हैं? 1530। तो बाकी के 1530 न्यू ज्वाइनिंग है। देखो मेरी बात को समझो, ओपनिंग में सेपरेशन चले गए, उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट में उतने ही लोग आ गए। हम ये अज्यूम कर रहे हैं। सर आपने तो कहा था रिप्लेसमेंट ज़्यादा भी हो सकती है, रिप्लेसमेंट कम भी हो सकती है। हाँ, रिप्लेसमेंट ज़्यादा या कम हो सकती है अगर क्वेश्चन कहे। जब क्वेश्चन ही कुछ नहीं कह रहा तो हम ये मानेंगे जितने लोग गए उतने ही आए, यही अज्यूम करोगे आप। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे डेटा की कमी है तो आप यही अज्यूम करोगे कि जितने लोग गए हैं जॉब छोड़कर उतने ही आए हैं। हम ये मानेंगे जितने लोग सेपरेशन हुए हैं उतने ही रिप्लेसमेंट हुए हैं, जितने सेपरेशन हुए उतने ही रिप्लेसमेंट हुए, और फिर हमने इसमें न्यू ज्वाइनिंग को ऐड कर दिया, तो ये क्लोजिंग आ गया 2340। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड क्लर्क की बात हो रही है बेटा। आगे हम बात करते हैं एचआर मैनेजर की। चलिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देखिए जी, अब मुझे आप एचआर मैनेजर की जानकारी दीजिए। बताइए एचआर मैनेजर आपको क्या कह रहा है, ज़रा ये बताओ। एचआर मैनेजर जी क्या क्या कह रहे थे, सुनिए ज़रा तेज़ी से चलिए। ये नहीं पता, 30 लोग आए हैं और गए थे 90। एक बात बताओ, अगर गए थे 90 और उनकी जगह 30 आए हैं तो न्यू ज्वाइनिंग तो ज़ीरो ही हुआ होगा। क्यों? सोच के बताओ, न्यू ज्वाइनिंग ज़ीरो क्यों होगा, सोच के बताना। अगर मैं कह रहा हूँ 90 लोग जॉब छोड़कर गए और आए ही 30, तो जितने गए थे उतने तो वापस ही नहीं आए अभी। तो न्यू ज्वाइनिंग तो बात की बात है, न्यू ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, न्यू ज्वाइनिंग तो हो ही नहीं सकती इधर। समझ गए आप? और क्या हमें क्लोजिंग पता है? इसमें हमें क्लोजिंग पता है 60 है, क्लोजिंग पता है 60 है। तो बताओ, इसे बैकवर्ड कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया था ना 120। यहाँ पे x है, आप इक्वेशन ऐसे अपने मन में ऐसे बना सकते हो। देखो x माइनस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू 120 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा? मुझे रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है सर, ये बात नहीं समझ आई। देखो मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास से जॉब छोड़ कर गए, एक बात ध्यान से सुनो, हमारे पास से जॉब छोड़ कर गए थे 90 लोग। आर्ची, कितने लोग जॉब छोड़कर गए थे? 90 लोग जॉब छोड़कर गए थे। ठीक है, अगर 90 लोग जॉब छोड़कर गए और उसकी जगह आए ही सिर्फ 30 हैं, तो जितने गए थे उतने तो अभी आए भी नहीं, तो क्या कोई न्यू ज्वाइनिंग होगा? नहीं, अभी तो रिप्लेसमेंट ही पूरी नहीं हुई, न्यू ज्वाइनिंग तो बात की बात है। न्यू ज्वाइनिंग तो तब होगी ना जब रिप्लेसमेंट पूरी हो जाएगी उसके बाद। अभी तो रिप्लेसमेंट ही पूरी नहीं हुई, तो न्यू ज्वाइनिंग कहाँ से आएगी? तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 120। ठीक है जी, चलिए पहले बाकी का डेटा ना मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, अभी सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। लीगल सेक्रेटरी लिखिए, लीगल सेक्रेटरी सिर्फ 90, और कुछ नहीं पता मुझे। लीगल सेक्रेटरी में 90 आए हैं, गए हैं। अच्छा ज्वाइंड है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत लिख दिया। ज्वाइंड है 90। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि गए थे उनकी जगह पे आए हैं या न्यू ज्वाइनिंग है, अभी ये देखना पड़ेगा इन दोनों में से कहाँ आएगा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। स्टाफ अटॉर्नी 30 गए 30 आए। थर्टी गए और 30 आए। तो 30 गए होंगे और 30 ही आए होंगे, तो उन्हीं की जगह पे रिप्लेसमेंट हुई होगी। ठीक है जी,
आगे देखते हैं। एसोसिएट अटॉर्नी 30 आए हैं और एंड में 45 है। 30 आए हैं और एंड में 45 है। एसोसिएट अटॉर्नी कितना कह रहा है जी? एसोसिएट अटॉर्नी हमें पता है कि 30 आए हैं और 45 एंड में है। 30 आए हैं, एंड में 45 है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो 30 हैं ये यहाँ 30 हैं या यहाँ 30 हैं, कहाँ है हमें नहीं पता अभी। अभी आप मत लिखना, मैं तो इरेज कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर सीनियर स्टाफ अटॉर्नी है 6 और 18। सीनियर स्टाफ अटॉर्नी 6 और 18, बस अभी ये पता है। सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क हैं 12 और 51। सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क हैं 12 और 51। 12 और 51। लिटिगेशन अटॉर्नी है पता नहीं। लिटिगेशन अटॉर्नी के बारे में कुछ नहीं पता हमें अभी, ठीक है जी। यानी ये सब डेटा अभी तक क्वेश्चन में गिवन था जो हमने एज इट इज लिख दिया। यहां पर अगर हम चाहें तो इनके टोटल्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। मैंने अभी तक ध्यान दीजिए बेटा, एक बच्चा है राघव, वो कह रहा है नील मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, आईसीआई पे कभी भरोसा मत करो। अभी पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो, अभी तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा हमने, तो अभी दिमाग क्यों चला रहे हैं। आइए सुनिए बेटा, देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ये बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि उन्हें बच्चे फेल करने हैं। बहुत बहुत सरल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ, उन्हें बच्चा फेल करना है, उन्हें उनका कोई और टारगेट नहीं है उस वक्त, क्योंकि उन्हें अपने रिजल्ट को रिस्ट्रिक्टेड रखना है। देखो सीए की वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा सीए बन गए। सीए की वैल्यू क्यों है दुनिया में, क्यों इंडिया में, पूरे साउथ एशिया में सीए की वैल्यू मानी जाती है? क्योंकि सीए ऐसे नहीं, एक साल में जितने इंजीनियर बने उतने तो आज तक हम टोटल सीए नहीं बने। एक साल में इंडिया में 4-5 लाख बंदा सीए बनता है, सॉरी इंजीनियर बनता है अलग अलग कॉलेजेस में, उतने सीए तो अब तक टोटल नहीं बने 60 साल में। आप समझ रहे हैं? सो दे हैव टू रेगुलेट द रिजल्ट्स, तो इसीलिए पेपर उस हिसाब से ही बनाया जाता है। और वो देखो आपको टॉप 20% में रहना है, अगर आप रह पा रहे हो तो पास हो जाओगे, नहीं रह पा रहे हो तो फिर आपकी इच्छा है। उसके लिए आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। आपको ना इंस्टीट्यूट से लड़ना नहीं है, इंस्टीट्यूट के साथ चलना है। अब ये उनका क्वेश्चन है, जिस तरीके से उसने फ्रेम किया आपको उस तरीके को एक्सेप्ट करना है। नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर वो लिख देगा रिजल्ट में आई सी यू अगेन। हमें दोबारा थोड़ी ना मिलने जाना 4 महीने बाद, उससे नहीं जाना, हमें तो एक बार ही पेपर देना, बात खत्म करनी है अपनी, आगे बढ़ना है। आइए ज़रा ध्यान से सुनिए। अब देखिए, ये इतने वर्कर सब्सिडरी से हमारे पास आए थे और इतने वर्कर हमारे पास से गए थे, इसका भी ध्यान रखना है। अब नीचे पढ़िए, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर वर टोटल 1158 एम्प्लॉई। वो कहता है टोटल मिलाकर 1158 एम्प्लॉई थे, यानी इसका मतलब मुझे ये बात पता चल गई कि ओपनिंग वर्कर 1158 है। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? क्या यहां तक की बात समझ आ गई? जल्दी जल्दी यस और नो करते जाओ, ये बात क्लियर हो गई। उसने कहा कि बिगिनिंग में मेरे पास 1158 एम्प्लॉई थे, तो हमने क्या किया, हमने इन सब के टोटल को 1158 लिख दिया। ठीक है जी, आगे पढ़िए। अब वो ये कहता है, ध्यान से सुनना, वो कहता है द ओपनिंग वाले वर्कर्स की बात कर रहा है। द ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी एंड एसोसिएट अटॉर्नी वर इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। किस किस की रेशियो दे रहा है जल्दी बताओ? लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी एंड एसोसिएट अटॉर्नी। तो देखो, यानी लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी एंड एसोसिएट अटॉर्नी, इन तीनों की जो रेशियो है
वो रेशियो दे रहा है आपको 3:3:2, यानी वो ये कह रहा है कि इन तीनों की जो रेशियो है वो 3:3:2 है। बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि ये 3x है, ये भी 3x है और ये 2x है बिगिनिंग में। वो यही तो कह रहा है कि ये शुरू में 3x थे, ये 3x थे और ये 2x थे शुरू में। एक बात बताओ, अगर मुझे ये बात पता चल गई कि ये 3x है, ये 3x है, ये 2x है, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? तो मैं इनके टोटल की तरफ बढ़ सकता हूं। अब बात बचती है लिटिगेशन अटॉर्नी की। पहले इसके लिए भी नोट पढ़ लेते हैं, कोई ना कोई नोट लिखा होगा उसने। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबेंडन द पोस्ट ऑफ लिटिगेशन अटॉर्नी। लिटिगेशन अटॉर्नी हमने खत्म कर दी है। ध्यान से सुनो, लिटिगेशन अटॉर्नी अब हमारी फर्म में नहीं होगा। इस साल हमने क्या निर्णय लिया है? द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबेंडन द पोस्ट ऑफ लिटिगेशन अटॉर्नी एंड कंसिक्वेंटली, और इसीलिए ऑल द लिटिगेशन अटॉर्नी वर ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी। हमारे पास जितने भी लिटिगेशन अटॉर्नी थे हमने सारे के सारे सब्सिडरी को दे दिए। मतलब हमने अपनी कंपनी में अब लिटिगेशन अटॉर्नी नहीं रखने। मैं दोबारा हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने अब लिटिगेशन अटॉर्नी रखने बंद कर दिए। बोलो मेरे साथ, ये लाइन हिंदी में बोलो। हमने अब लिटिगेशन अटॉर्नी रखने बंद कर दिए, इसीलिए हमारे पास जितने भी लिटिगेशन अटॉर्नी थे हमने वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए सब्सिडरी को। इसलिए वो हमने सारे के सारे किसे दे दिए? सब्सिडरी को। यानी इस साल ना तो हमने हायरिंग करी होगी ना फायरिंग करी, बस उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। तो बताओ हमने लिटिगेशन अटॉर्नी कितने ट्रांसफ़र करे हैं? 90। आउटगोइंग कितने हैं? 90। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लिटिगेशन अटॉर्नी पहले 90 थे और वो 90 के 90 हमने अपनी सब्सिडरी को दे दिए, निकाले नहीं है, सब्सिडरी को दे दिए। और इसके बाद कुछ नहीं है, 0 0 0। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? यानी हमारे पास लिटिगेशन अटॉर्नी 90 थे और हमने 90 के 90 सब्सिडरी को दे दिए। दोबारा पढ़ते हैं वो लाइन फिर, ताकि और बेटर तरीके से आपको समझ आए। ठीक है। एक बच्चे ने बड़ा विचित्र सवाल पूछा है, सर व्हाट इज अटॉर्नी? अरे मेरे बच्चे, देखो आप हो सीए, आपको लीगल टर्म से कोई जानना नहीं। हमारे हिसाब से वर्कर है, मजदूर है, बस कैटेगरी 1 2 3 4 5 है। हमें इनसे कोई लेन देन नहीं है। वैसे कभी जानना चाहोगे तो क्लास के बाद एंड में बता दूंगा कौन लिटिगेशन एक्सपर्ट होता है, कौन क्लर्क होता है, कौन अटॉर्नी होता है, कौन जज बनता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। बट अभी हमारे को वो सब नहीं देखना, ठीक है ना। सुनिए, ये सब लॉयर्स की फर्म है बेसिकली, आप ये समझो सलोनी। हमने देखो, वो कहता है कि लिटिगेशन अटॉर्नी वाला जो बंदा था, जो लीगल लड़ाई वड़ाई करने हमारे लिए जाता था, उस पोजीशन को ही हमने ख़त्म कर दिया। इसलिए 90 के 90 ट्रांसफ़र कर दिए सब्सिडरी को। बात ख़त्म कर दी मतलब हमारे पास एंड में ना तो हमने हायरिंग करी, ना न्यू ज्वाइनिंग करी, ना हमारे पास क्लोजिंग में होगा। जितने थे सारे के सारे हमने अपनी सब्सिडरी को दे दिए। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? वॉइस ठीक आ रही है आपको मेरी? कूल। अब एक बात बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा अगर मुझे ये पता है, 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 तो इन तीनों की रेशियो पता है, तो मुझे टोटल भी पता है, तो मैं इन तीनों को डिराइव कर सकता हूँ। सच सच बताना किस किस को लग रहा है डिराइव हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो इसके नीचे एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, देखो मेरी बात को समझो। कौन कौन 3 लोग थे वो? लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी, एसोसिएट अटॉर्नी। लेट करिए, लीगल अटॉर्नी is to staff attorney is to associate attorney। लीगल स्टाफ एसोसिएट। मान लेते हैं कि ये हैं 3x, ये भी हैं 3x और ये भी हैं 2x। सो इन सब का टोटल, बेटा टोटल किस किस का? 810, 120, 810 प्लस 120 प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 12 90, 6 प्लस 12 प्लस 90 इज इक्वल टू 1158। इसे सॉल्व कर लो, इससे x आ जाएगा आपके पास। बताओ कितने बच्चों को समझ आ गया? सभी को समझ आ गया कि x कितना आ जाएगा? बच्चे कह रहे हैं x की वैल्यू आ जाएगी 15। देखिए इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो 8x प्लस 1038 आ जाएगा
1158 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 15। कोई दिक्कत तो नहीं? सुनिए, x की वैल्यू आ गई 15। अब अगर x की वैल्यू 15 आ गई, सो लीगल अटॉर्नी कितनी है? 3x यानी 45। स्टाफ अटॉर्नी कितनी है? यानी 3x यानी 45। और एसोसिएट अटॉर्नी कितनी है? जल्दी बताइए आप मुझे। 2x यानी कि 30। तो हमें इन तीनों के ओपनिंग वैल्यूज़ मिल गई। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई बेटा? मैंने क्या कहा? हमें इन तीनों की ओपनिंग वैल्यूज़ मिल गई। कितनी कितनी मिल गई इनकी ओपनिंग वैल्यूज़? 45, 45 और 30। 45, 45 और 30। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो हमें ये वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, 45, 45 और 30। बहुत बढ़िया। ये हमने वर्किंग नोट से निकाली हैं, ये भी याद रखिएगा। कम से कम हमारे पास ओपनिंग का टेबल तो पूरा कंप्लीट हुआ। कम से कम हमारे पास ओपनिंग का टेबल तो पूरा कंप्लीट हुआ। क्या ये बात आपको समझ आ गई? राघव, जल्दी बताइए। राघव शरत। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और पढ़िए इंग्लिश। हाँ जी, वो कह रहा है द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। भैया हम अलग है, वो अलग है, मतलब हमारी बुक्स अलग है, उनकी बुक्स अलग है, ये बात साफ है। एंड सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट, हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट भी अलग है और बुक्स भी अलग है। यानी मेरी बात का मतलब समझो, यानी अगर मैं उन्हें वर्कर दूंगा तो मेरी तरफ से वो आउटफ्लो काउंट होगा, और वो मुझे वर्कर देंगे तो मेरी तरफ से इनफ्लो काउंट होगा। मतलब क्योंकि उनकी बुक्स और मेरी बुक्स जुड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब जब मेरे पास ये वाले वर्कर आ रहे हैं तो मैं इन्हें रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट में मानूंगा। इन्हें किस में मानूंगा? रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट में मानूंगा, है ना। और ये जो वर्कर मेरे पास से जा रहे हैं, मैं इन्हें मानूंगा कि ये मेरे पास से जॉब छोड़कर चले गए हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी बुक्स अलग है, सब्सिडरी की बुक्स अलग है। मतलब भले ही मैं सब्सिडरी को दे रहा हूँ, लेकिन बुक्स में ट्रीटमेंट कैसे होगा? मेरी बात को समझो, अगर मैं और सब्सिडरी बिल्कुल अलग अलग किताबें लिखते हैं, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने उन्हें वर्कर दिए तो लेकिन वर्कर की एंट्री कैसे डलेगी कि मेरे पास से उन्होंने जॉब छोड़ दी, उनके पास जॉब ज्वाइन कर दी, ऐसे एंट्री डलेगी। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि हमारी और सब्सिडरी की बुक्स अलग अलग है। शगुन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे? यानी कि लिटिगेशन अटॉर्नी के 90 लोग गए तो हमने उन्हें डिस्चार्ज मान लिया। ऐसे ही एसोसिएट अटॉर्नी के 15 लोग गए तो हम उन्हें डिस्चार्ज मान लेंगे। एसोसिएट अटॉर्नी के 15 लोग गए, एसोसिएट अटॉर्नी के 15 लोग, यहाँ पे 15 लोग गए, ये सब्सिडरी को गए। ठीक है जी। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। हमारे पास एसोसिएट अटॉर्नी 30 थे, 30 में से 15 चले गए और 30 और आए। जो 30 और आए उन्हें क्या मानूं मैं ये मानूंगा कि उनमें से 15 रिप्लेसमेंट में आए हैं, 15 नए आए हैं, यही मानूंगा ना? यही बात मानूंगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यही बात मानूंगा कि 15 गए थे तो उनकी जगह पे नए 15 आ गए होंगे, और 15 नए, अगर यहाँ 15 नए हैं तो इसका मतलब हमारे पास बेसिकली हम ये कह देंगे कि 15 रिप्लेसमेंट में आए हैं, 15 न्यू ज्वाइनिंग में आए हैं, क्योंकि टोटल 30 आए हैं। अब देखो आंसर मैच भी कर रहा है। कैसे? 30 शुरू में थे, 30 में से 15 हमने सब्सिडरी को दे दिए, और वो 15 रिप्लेस भी कर दिए, और वो एक नए 15 भी रख लिए, क्योंकि टोटल न्यू ज्वाइनिंग हमारी यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है यहाँ पे वो 30 की गिवन है। तो 30 में से 15 रिप्लेस होकर आए होंगे, 15 न्यू ज्वाइनिंग होकर आए होंगे। 30 में से 15 15 हमने इधर कर दिए। अब ये हमारे पास 45 आ गया। आई होप ये बात क्लियर है। सुमैया आपको बेटे बात क्लियर है? अनुज आपको क्लियर है बेटे? कूल। और आगे देखते हैं। तो अब हमने ये दोनों ट्रीट कर दिए, हमने इन दोनों को ट्रीट कर दिया। अब इनकी बारी है। 12 सीनियर स्टाफ अटॉर्नी आए हैं और 39 सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क आए हैं। सीनियर स्टाफ अटॉर्नी
देखिए सीनियर स्टाफ अटॉर्नी 12 आए हैं, 12 ट्रांसफ़र होकर आए हैं, तो वो 12 के 12 यहाँ पे आए होंगे। क्यों? क्योंकि 6 + 12 करूँगा तभी तो 18 आएगा, यानी इसमें से कोई जॉब छोड़कर गया ही नहीं है इस बारी। इसका मतलब इस बारी कोई जॉब छोड़कर इनमें से गया ही नहीं होगा। और सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क कितने आए हैं हमारे पास? उसने बोला है कि सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क हमारे पास 39 आए हैं सब्सिडरी से। सब्सिडरी से हमारी तरफ 39 आए हैं, तो वो ज़रूर 39 यहाँ पे आएंगे। क्योंकि 12 और 39 अगर मैं ऐड कर देता हूँ, 12 को और 39 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ 51 आ जाता है। यानी ये भी समझ आ गई आपको ये भी समझ आ गई। इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा। सर ये कहा तो नहीं है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इम्प्लाइड है। क्यों? क्योंकि टोटल मैच कर रहा है। अगर इससे और इसको ऐड करने पे टोटल मैच कर रहा है, इससे इसको ऐड करने पे टोटल मैच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। समझ गए आप मेरी बात? चलिए अब और आगे चलते हैं। पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ तक की बातचीत क्लियर है आपको, येस और नो? कम से कम ये वाले चारों वर्कर कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब ऊपर आते हैं। अब ये दोनों बचे हैं, बस इन दोनों के बारे में सोचना है। देखिए 45 थे, उसमें से 30 गए और 30 वापस आए, तो न्यू ज्वाइनिंग कुछ नहीं बोला तो 0 मान लेंगे। जब न्यू ज्वाइनिंग उसने कुछ नहीं बोला तो हम 0 मान लेंगे। तो इसका टोटल कितना बनता है? 45 ही बन जाएगा वापस से। और देखिए इसमें 45 थे, कोई गया कोई आया, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि 0 लोग गए और 0 लोग आए उनकी जगह रिप्लेस होकर। 90 नए वर्कर थे, तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा? 135। अब डेटा पूरा हुआ है। अब जाके पता है, अब जाके क्वेश्चन का डेटा पूरा हुआ है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब जाके क्वेश्चन का डेटा पूरा हुआ है, अब जाके क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इनके टोटल कर दो ज़रा जल्दी जल्दी। इनका टोटल कर दो, इनका टोटल कर दो, इनका भी टोटल कर दो और इनका भी टोटल कर दो। इन सब का टोटल है 315, 165, 1686, 2694। एक बार वेरीफाई कर लीजिए सब लोग, क्या आप सबके अकॉर्डिंग भी यही टोटल आ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इन्हीं से हमने फिर कैलकुलेशंस करनी है लेबर टर्नओवर की। लेबर टर्नओवर अब कैलकुलेट होनी स्टार्ट होगी। पहले इतना कॉपी करो जरा जल्दी से। तो यहाँ तक की बातचीत आपको समझ आ गई भैया, अच्छे से डेटा वेटा समझ आ गया पूरा का पूरा, है ना? अब क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। कहता है जी जाओ मेरे लिए लेबर टर्नओवर की रेट निकालो। कौन सी रेट निकालो? लेबर टर्नओवर की रेट निकालो। लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन उसे अलग अलग चाहिए। रिप्लेसमेंट कितनी है, सेपरेशन कितनी है? अच्छा अब एक बात बताओ, रिप्लेसमेंट निकालनी संभव ही नहीं थी अगर मैं ये अलग अलग ना करता। अगर मैं इन्हें अलग अलग ना करता तो रिप्लेसमेंट निकालनी संभव ही नहीं थी। इस क्वेश्चन में हमने एक अजम्पशन ली है। क्या अजम्पशन ली है? कि जितने लोग सेपरेशन करके जा रहे हैं उतने ही रिप्लेस होकर आ रहे हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे। देखो बड़ी एक बात और, एक बच्चा मुझसे पूछा सर आपने ये अजम्पशन कैसे ली है? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये अजम्पशन एक वैलिड अजम्पशन है। क्यों एक वैलिड अजम्पशन है? एक बात आओ, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो हम यही मानेंगे ना। अगर आपके, मान लो एग्जाम्पल लो, आपके घर में 2 ड्राइवर्स थे, वो जॉब छोड़कर चले गए, तो आप कितने ड्राइवर रखोगे? देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप 2 ही रखोगे, है ना? अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आप मान लो आपने कहा कि यार मेरे 2 ड्राइवर थे जॉब छोड़ के चले गए, मैंने नए रख लिए, तो मैं क्या समझूंगा इस बात से कि 2 ही नए रखे होंगे। बेसिक अजम्पशन यही है। हाँ, अगर आप बोलोगे नहीं मेरे पास 2 वर्कर थे, मेरे 2 वर्कर चले गए, मैंने उनकी जगह 4 रख लिए, तो मैं मानूंगा कि 4 रख लिए। अदरवाइज मैं यही मानूंगा कि 2 गए थे 2 रखे। भैया जितनी सेपरेशन हुई है उतनी ही रिप्लेसमेंट होगी, यही अजम्पशन है बेसिक, यही अज्यूम करा है मैंने। पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ICAI ने भी नहीं लिखी थी। लिख भी दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना? आइए हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करते हैं। मेन पार्ट, तो ऐसे लिखिए मेन सॉल्यूशन, यानी सर अब तक जो हम कर रहे थे वर्किंग नोट था। जी हाँ, सॉल्यूशन नंबर 20 का मेन सॉल्यूशन पार्ट 1।
सेपरेशन रेट, सेपरेशन रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेपरेशंस, ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सेपरेशंस थे 315, एवरेज कितनी थी? एवरेज निकालनी पड़ेगी 1158 प्लस 2694 डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसका आंसर बन जाएगा 315 अपॉन 1926 इंटू 100, 16.36%। ये हमारा सेपरेशन रेट है। %16.36, ये हमारा सेपरेशन रेट है। अब आ जाती है रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट, इसमें क्या क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 165 सॉरी 165 अपॉन 1926 इंटू 100, बताइए कितना हो गया? 8.57। तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट रेट हो गई। जल्दी से मुझे बताइए, आपने रिप्लेसमेंट रेट भी कॉपी कर लिया? समझ आ गया आपको ये दोनों का दोनों? बोलिए। तो यानी इस क्वेश्चन में मेन था वो टेबल कंप्लीट करना। अगर टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या आंसर्स तो निकालने आसान है, फिर तो वैल्यूज आ गई। भाई आपको सेपरेशन पता है, रिप्लेसमेंट पता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पता है, न्यू ज्वाइनिंग पता है, एवरेज पता है, सब कुछ पता है, तो बाकी सब तो करना आसान है। चलिए अब हम इसके बाद आगे का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि इन्होंने और क्या मांगा है। सेकंड पार्ट, वेरीफाई द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड अंडर फ्लक्स मेथड बाय मिस्टर एच। वो कहता है कि फ्लक्स मेथड से जो उसने लेबर टर्नओवर रेट मिस्टर एच ने निकाली है ना, ये निकाली है 24.92। हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर भी यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है, उसका फ्लक्स का आंसर सही होगा या गलत होगा? मुझे लगता है गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो ट्रेन ही है, इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे। बट हमें कैलकुलेट करना चाहिए। कैलकुलेशन के बाद बेटे डेसिमल के बाद अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ठीक होता है। ठीक है जी। आइए इसका सेकंड पार्ट, यानी सॉल्यूशन नंबर 20 का सेकंड पार्ट देखिए। फ्लक्स मेथड। अब आप मुझे बताइए कि फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर रेट कैसे आती है? उसमें नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू ज्वाइनिंग, तीनों आ जाने चाहिए। आपको ये बात तो पता है ना कि फ्लक्स में तीनों आ जाते हैं। और डिवाइड बाय किससे कर देते हैं? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से। डिवाइड किससे कर देते हैं? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से। ये बात भी आपको पता है कि डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कर देते हैं। ठीक है जी, इंटू 100 कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए हमारी सेपरेशंस कितनी थी? बताइए एक एक करके ज़रा जल्दी बताइए। सेपरेशंस थी 315, रिप्लेसमेंट कितनी थी? 165 थी, न्यू ज्वाइनिंग कितनी थी ये भी बता दीजिए? 1686 न्यू ज्वाइनिंग थी, अपॉन कितना था एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स था 1926 इंटू 100। तो हमारे हिसाब से ये आंसर आनी चाहिए इतनी, जबकि मिस्टर एच ने कितनी निकाली थी? बेटा हमारे हिसाब से फ्लक्स रेट बनता है इतना, जबकि फ्लक्स रेट कैलकुलेटेड बाय मिस्टर एच वो था 24.92।
इज इनकरेक्ट, हम ये बोलेंगे इज इनकरेक्ट। आप क्यों ये कह रहे हो कि उनका आंसर इनकरेक्ट था? बिकॉज आप मुझे बताइए, मिस्टर एच ने जो आंसर निकाला वो इनकरेक्ट क्यों था? बिकॉज द करेक्ट फ्लक्स रेट इज 112.46%, क्योंकि करेक्ट रेट 112.46% है। तो जो मिस्टर एच का रेट था वो गलत था। वेरीफाई करने के लिए कहा था ना उसने, हमने वेरीफाई कर लिया कि उनका आंसर गलत है। क्लियर हो गई बेटा बातचीत? और गलत भी नहीं है, बहुत गलत है, ऐसे कह दूं मैं कि गलत भी नहीं है। एक बारी देखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस नालायक ने ना सेपरेशन और रिप्लेसमेंट ली होगी, न्यू ज्वाइनिंग ली नहीं होगी। एक बार देखना, अगर आप सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को ऐड कर देते तो क्या यही आ रहा था? मतलब 16.36 और 8.57 को, है ना? यस, बच्चे कह रहे हैं हाँ। तो इसका मतलब उन्होंने क्या गलती करी है? यानी इसका मतलब इस व्यक्ति ने क्या गलती करी है? इसने ये गलती करी है कि इसने न्यू ज्वाइनिंग को फ्लक्स में ऐड नहीं करा। मेरे ख्याल से इसने न्यू ज्वाइनिंग को फ्लक्स में ऐड नहीं करा होगा। ट्रेनी है ना, उसे नहीं पता कि न्यू ज्वाइनिंग भी ऐड होना चाहिए फ्लक्स में। अगर न्यू ज्वाइनिंग होता है तो न्यू ज्वाइनिंग भी ऐड होता है। आई होप आप सबको बातचीत क्लियर हो गई। क्वेश्चन टफ था, आई एग्री। मैं एक बार रिव्यू कराता हूँ क्वेश्चन को, 5 मिनट में रिव्यू भी कराता हूँ, क्योंकि ना फिर ये कंसोलिडेट हो जाएगा, हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। आइए एक बार दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ तक कॉपी हो गया? आइए क्वेश्चन को दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन ने हमें स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि हमारे पास कोई मिस्टर ट्रेनी है, मिस्टर एच ने एक रेशियो, एक फ्लक्स रेट निकाला है। चलो ठीक है, तो बात की बात है। पहले मेन दिक्कत थी इस टेबल में। इस टेबल में आईसीआई ने आपको भरपूर कोशिश की है पागल बनाने की। भरपूर कोशिश कैसे की है? कहीं कहीं पे डैश डाल दिया। अब ये डैश का मतलब बच्चा ये सोचता है कि सर जहाँ क्वेश्चन मार्क डाला है वहाँ वैल्यू आएगी, डैश का मतलब निल है। ऐसा नहीं है, डैश पे भी वैल्यू आएगी। तो मतलब क्वेश्चन आईसीआई का उतना बढ़िया नहीं बना हुआ। मतलब उन्होंने हर तरीके से क्वेश्चन की टाइपिंग में भी मिस्टेक जो कर सकते हैं वो करते हैं। अब देखिए, हमें ये बात पता थी कि ये वर्कर्स थे हमारे पास। अब इसमें पहली और दूसरी लाइन तो बिल्कुल क्लियर थी। क्यों क्लियर थी? सुनिए, उसमें तो उसने साफ साफ बता दिया कि देखो 810 वर्कर थे, उसमें 90 लोग जॉब छोड़ गए, अंत में इतने रह गए और हमने इतने ज्वाइन कराए। अब देखो ज्वाइंट जो बोला है, उसने ये बात बोली कि ज्वाइन किए, ये न्यू ज्वाइनिंग और रिप्लेसमेंट मिलाकर दे रहा है। लेकिन चालाक इतना है कि एंड में रिप्लेसमेंट रेट अलग से मांग रहा है। अगर रिप्लेसमेंट रेट भैया अलग से मांग रहा है तो मुझे रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग अलग अलग चाहिए या इकट्ठे ही चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या क्वेश्चन में अगर मुझे रिप्लेसमेंट रेट अलग से निकालना है तो क्या मुझे ये जो जॉइंट का मतलब तो रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग मिलाकर दे दिए, क्या ये मुझे मिलाकर चाहिए या मुझे इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा? मुझे इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैसे करूं? कोई अजम्पशन तो लेनी पड़ेगी कि इसमें से कितने न्यू रिप्लेसमेंट है, कितने न्यू ज्वाइनिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये मानूंगा कि जितने लोग गए उतने ही रिप्लेसमेंट होंगे, उसके अलावा सारे न्यू ज्वाइनिंग होंगे। लिखो इसके साथ अब हिंदी में एक नोट लिखो। इस क्वेश्चन में ऐसे लिखो, इस क्वेश्चन में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब भी रिप्लेसमेंट होगी वो सेपरेशन के बराबर होगी, उससे ज्यादा नहीं। मतलब सेपरेशन से ज्यादा नहीं हो सकती रिप्लेसमेंट, हम ये मान रहे हैं। जबकि क्या रियल लाइफ में ऐसा है? रियल लाइफ में तो मैंने आपको खुद बोला था कि रिप्लेसमेंट ज़्यादा हो सकती हैं। जितने लोग जॉब छोड़ के गए उससे ज़्यादा लोग काम पे रखे जा सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी मैच कराने के लिए, प्रोडक्शन मैच कराने के लिए। बट इस क्वेश्चन में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जितने लोग गए हैं रिप्लेसमेंट पे उतने ही आए हैं, बाकी के न्यू ज्वाइनिंग है, हम ये मान रहे हैं। चलिए अब इधर देखिए, इधर हमारे को ये बात पता थी कि 90 लोग गए और 30 ही आए। तो ऑब्वियस ही बात है, जब 30 ही आए तो वो रिप्लेसमेंट में 30 आए होंगे। अभी तो रिप्लेसमेंट में भी 60 लोग और आने बाकी हैं। तो इसकी इक्वेशन सॉल्व करके हमने यहाँ पे 120 निकाल लिया। इसकी इक्वेशन सॉल्व करके हमने यहाँ पे 120 निकाल लिया। तो ये तो दोनों आसान थे। फिर क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला कि सीनियर स्टाफ अटॉर्नी 12 लोग आए हैं। तो जब 12 लोग आए हैं सीनियर स्टाफ अटॉर्नी में, तो यहाँ पे 12 लोग ऐड हो जाएंगे।
और सीनियर क्लर्क में 39 लोग आए हैं, तो यहाँ पे 39 ऐड हो जाएंगे। नहीं, अच्छा लेफ्ट में नहीं, जॉइंट में आएंगे, सॉरी। इसका मतलब ये लोग यहाँ ऐड हो जाएंगे, और ये लोग हमने अपनी सब्सिडरी को दे दिए हैं, तो ये आउट गोइंग है 90 और 15। तो इसमें से लिटिगेशन अटॉर्नी में से 90 चले गए, और एसोसिएट अटॉर्नी में से 15 चले गए, एसोसिएट अटॉर्नी में से 15। यानी ये डेटा हमें यहाँ से पता लग गया। मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? मतलब ये हमारे पास सब्सिडरी से आए हैं, जब आए हैं तो हमारे पास ज्वाइनिंग होगी, मानेंगे कि हमारे पास नए एम्प्लॉय आए हैं, तो हम इन्हें ज्वाइंट में ऐड करा देंगे। और ये वर्कर गए हैं हमारे पास से, आउट गोइंग है, टू सब्सिडरी मतलब हमने सब्सिडरी को दे दिया ये वर्कर, तो हमारे पास से ये लेफ्ट हो गए। फिर उसने कहा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1158 थे ओपनिंग में, तो ओपनिंग का टोटल 1158 पता है हमें। फिर हमें ये पता है कि इन तीनों की वर्किंग 332 है, मतलब ये 3x है, ये भी 3x है, और ये 2x है। अब इन्हें रेशियो से डिराइव कर सकते हो। और हमें ये बात पता है कि जितने लोग लिटिगेशन अटॉर्नी में थे, हमने ये डिपार्टमेंट ही अबेंडन कर दिया, अबेंडन मतलब बंद कर दिया, डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया लिटिगेशन अटॉर्नी का। इसीलिए जितने भी लिटिगेशन अटॉर्नी थे वो सारे के सारे हमने सब्सिडरी को दे दिए, और हमने सब्सिडरी को लिटिगेशन अटॉर्नी दिए कितने हैं? 90। इसका मतलब हमारे पास थे भी 90, इसका मतलब हमारे पास थे भी 90। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सब्सिडरी को 90 लिटिगेशन अटॉर्नी दिए हैं, और वो सारे के सारे थे, इसका मतलब थे भी 90। इसका मतलब ना तो इसमें कोई नई ज्वाइनिंग हुई है, ना ही अंत में आएगा कुछ, अंत में भी जीरो ही आएगा, क्योंकि जब ये डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया लिटिगेशन अटॉर्नी का, सारे के सारे लिटिगेशन अटॉर्नी भेज दिए, तो अंत में ये जीरो ही तो बचेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? सेकेंड टाइम पढ़ते हुए ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। अब ये भी हो गया। और क्वेश्चन ने बोला कि बस ये तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होती हैं। अब देखो एक बात बताओ, ये 120 डिराइव हो गया था हमारे से, तो अब एक बात हो, अगर ये पता है, 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 और इनका टोटल भी पता है 1158, इन सब का टोटल भी पता है 1158, तो ये 2x जो था ये भी डिराइव हो जाएगा इन सब को टोटल करके, इन सब को टोटल करके 1158 आता है। तो हमने इक्वेशन बना दी, देखो हमने इन्हें 3x 2x ले लिया, और इन सब को ऐड करके 1158 कर दिया। हमने कहा देखो इन सब को ऐड करके 1158 आना चाहिए, तो जब इन सब को ऐड करके 1158 आएगा, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू 15 आ गई। अब x की वैल्यू 15 आ गई, तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, और ये 30 हो गया। तो 45, 45 और 30, ये तीन वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन में और कोई बात थी नहीं, बाकी जनरल नॉलेज की बात थी कि भैया देखो, अब ये मैं ज़रा रिप्लेसमेंट वाला कॉलम आपको समझाना चाहूँगा, सुनो अच्छे से सुनो। 90 वर्कर गए थे, तो मानेंगे कि 90 आए होंगे और बचे हुए न्यू ज्वाइनिंग होंगे। यहाँ पे 90 वर्कर गए थे, 30 ही आए हैं, तो अभी तो रिप्लेसमेंट भी पूरी नहीं हुई, तो न्यू ज्वाइनिंग तो ऑब्वियसली बात है जीरो ही होगा। यहाँ पे लीगल सेक्रेटरी ये 45 थे, एंड में 135 है, और 90 न्यू ज्वाइनिंग है, तो इसका मतलब कोई भी गया नहीं, कोई भी उनकी जगह नहीं आया, रिप्लेसमेंट नहीं हुई। यहाँ पे 6 के साथ ये 12 ऐड हुए, तो 18 बन गया, तो ये मैच हो गया, इसका मतलब ये दोनों जीरो होंगी। 12 के साथ 39 ऐड हुआ, तो ये 51 हो गया, यानी ये दोनों भी टर्म जीरो होंगी। लिटिगेशन अटॉर्नी तो हमने निकाल ही दिए, सारे जितने भी थे सारे के सारे सब्सिडरी को दे दिए, तो इसको इधर सब जगह जीरो आ जाएगा। बस फिर इन सब का टोटल करेंगे हम, और इनके जो टोटल है, इनकी हेल्प से हम अपनी जो रेशियोज कैलकुलेट करनी है, जो रिटर्न्स कैलकुलेट करनी है, वो करेंगे। मतलब इनकी मदद से हमने फ्लक्स रेट, रिप्लेसमेंट रेट वगैरह कैलकुलेट किया। ये ओपनिंग वर्कर है, ये सेपरेशन है, ये रिप्लेसमेंट है, ये न्यू ज्वाइनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग और क्लोजिंग से एवरेज आ जाएगी, बाकी सब कुछ आपके सामने है। ठीक है जी। एक बच्चा पूछता है कि ये कितने मार्क का आता है? अगर आया, मेरे हिसाब से अगर आया तो 10 मार्क का आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है जी। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई यहाँ तक? चलिए अब आगे पढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? एक बच्चा कहता है सर, वाई इज इट रॉन्ग टू अज्यूम जीरो रिप्लेसमेंट? मैं समझा नहीं आपकी बात। आदित्य शुक्ला जी पूछते हैं, सर वाई इज इट रॉन्ग टू अज्यूम जीरो रिप्लेसमेंट? मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरी फैक्ट्री से जॉब छोड़कर लोग गए और सारे के सारे न्यू ज्वाइनिंग है, रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है, आप ये मानना चाहते हो? आदित्य शुक्ला जी, बाकी लोग ना इस बारे में कुछ सोचना मत, क्योंकि बेवकूफ़ी का डाउट है। मैंने पैसे लिए हैं तो मुझे तो जवाब देना है। आप लोग ये फालतू के सवाल को बिल्कुल मत सुनना।
इस सवाल और जवाब को अगले 10-20 सेकंड के लिए अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ बेटा शुक्ला जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, सर वाई इज़ इट रॉन्ग टू अज्यूम ज़ीरो रिप्लेसमेंट। आप ये कहना चाहते हैं कि हम रिप्लेसमेंट नहीं माने और ये अज्यूम कर ले कि जितने भी वर्कर आ रहे हैं सारे न्यू ज्वाइनिंग है, ऐसा चाह रहे हो आप? बेटा सवाल का फॉलोअप क्वेश्चन तो भेजो, तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगा। अगर आपकी ये अजम्पशन है कि हाँ सर ऐसे ही कहना चाहता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि आप गलत बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर एक फैक्ट्री है, एक बिजनेस चल रहा है या कोई मेरी फर्म चल रही है, उस फर्म में से अगर कुछ लोग गए तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग उनकी जगह पे पोजीशन रखूंगा। मैं अपनी फैक्ट्री बंद करके नए जगह थोड़ा लाता रहूँगा कि मैं नई पोजीशन ही क्रिएट करता रहूँगा। ये तो अजम्पशन ही गलत है। भाई आपका एक स्कूल था, आपके स्कूल में से 4 मैथ्स टीचर छोड़ के चले गए, 7 मैथ्स टीचर आए हैं, तो माना यही जाएगा कि पहले 4 तो उन्हीं क्लासेस को संभालेंगे जहाँ के मैथ्स टीचर गए हैं, बाकी 3 नए लाए होंगे आप नई क्लासेस बनाने के लिए। बेसिक अजम्पशन यही है भाई। अब आपको नई 4 मैथ्स टीचर जॉब छोड़ कर चले गए, अब इन बच्चों को बेसहारा छोड़ दो, इनकी मैथ्स छुड़वा दो। नए जो 7 टीचर आए उनके लिए अलग 7 क्लासेस बनाएंगे, तो बेवकूफ़ी की बात हुई। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कूल। चलिए एक थोड़ा हल्का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद एक भारी और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ईजी क्वेश्चन है, वैसे ही आप भी कर सकते हो, बट एक बारी फुल स्पीड में करते हैं क्योंकि इसमें ना बिगिनिंग के वर्कर पूछे हैं। ये थर्ड वाला पॉइंट जो है ना, ये आखिरी वाला पॉइंट, ये आपको फंसा देगा। सुनिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करिए मेरे साथ। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लेबर फोर्स इन अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वॉज, तो लेबर टर्नओवर रेट ही निकाल रहा है। 13% है फ्लक्स, 13% है फ्लक्स, रिप्लेसमेंट है 8, सेपरेशन है 5। एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या इस कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग है? आप मुझे बताओ, क्या इस कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग है? नहीं है। कैसे पता चला नो न्यू ज्वाइनिंग? क्योंकि डेटा से पता लग रहा है। और हमारे पास सेपरेटेड वर्कर हैं 40, इस क्वेश्चन में बोला गया है सेपरेटेड वर्कर हैं 40, तो इससे सब कुछ धीरे धीरे करके समझ आने लगेगा हमारे पास। आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम करना स्टार्ट करते हैं। लिखिए ज़रा सॉल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ सेपरेशंस कितने हैं, यानी S 40 है। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कितने हैं, रिप्लेसमेंट्स कितने हैं जल्दी बताइए। रिप्लेसमेंट हमें नहीं पता। नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग कितने हैं? न्यू ज्वाइनिंग इस क्वेश्चन में 0 है। क्यों 0 है? मुझे पहले ही पता लग गया कि न्यू ज्वाइनिंग 0 है। बताओ क्यों न्यू ज्वाइनिंग 0 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूला में ही पता लग गया था। देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं वर्किंग नोट नंबर 1 यहीं पे बनाऊं तो जो फ्लक्स रेट था वो इक्वल टू सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट आ रहा है, यानी फ्लक्स रेट 13% है, ये 5% था। ऐसे ही था ना, 5 और 8 शायद, 5 और 8। तो क्योंकि ये मैच कर रहा है, इसके साथ इक्वल आ रहा है, ग्रेटर नहीं आ रहा, मतलब इक्वल आ रहा है ग्रेटर नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है ग्रेटर नहीं आ रहा तो इससे आपको क्या पता लगता है? तो इसका मतलब ये साफ है कि इस क्वेश्चन में देयर आर नो न्यू ज्वाइनिंग। ठीक है जी, याद है मैंने आपको इसके बारे में एक कंसेप्ट नोट लिखवाया हुआ है। कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है वो कंसेप्ट नोट? कि हमें चेक करना होता है कि फ्लक्स ग्रेटर है या फ्लक्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो नो न्यू ज्वाइनिंग, और ग्रेटर है तो न्यू ज्वाइनिंग है। सबको याद आ गई बात? आइए अब हमें ये पता है तो भैया फिर तो मज़ा ही आ गया ज़िंदगी का। कैसे मज़ा आ गया बताओ? अगर मैं आपको ये बोलूं कि सेपरेशन रेट सेपरेशन बाय एवरेज इंटू 100 के बराबर होता है, और सेपरेशन रेट 5% है, और सेपरेशन 40 है, तो अब आप मुझे बताओ कि इस हिसाब से, यानी इस पर्टिकुलर हिसाब किताब से मेरे पास एवरेज कितनी आ जानी चाहिए? जल्दी बताइए।
इस हिसाब से मेरे पास एवरेज कितनी आ जानी चाहिए? तो मेरे पास एवरेज आ जानी चाहिए 40, फिर इंटू 100 कर लो, 4000 आ जाएगा अपॉन 5। तो एवरेज कितनी आ जानी चाहिए? 800। तो एवरेज वर्कर्स आ गए 800, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 800। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए रिप्लेसमेंट रेट कहती है कितना है? रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज इंटू 100, वो है 8%। रिप्लेसमेंट नहीं पता लेकिन एवरेज पता है, परसेंटेज तो दोनों तरफ ही है, तो 800 का 8% निकाल लो, तो 64 इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट्स। हमें रिप्लेसमेंट भी पता चल गई। ठीक है जी, और क्या चाहिए हमें क्वेश्चन में? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। क्वेश्चन ने पहले बोला था कि मुझे बताओ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल कितने हैं, यही फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो ये मेन सॉल्यूशन है। अभी तक तो वर्किंग नोट चल रहा था। मेन सॉल्यूशन नंबर 1, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 800, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिप्लेस्ड, रिप्लेसमेंट्स ड्यूरिंग ईयर 64। फिर वो बोलता है द नंबर ऑफ न्यू असेशंस, मतलब न्यू असेशंस बोल रहा है, देखो टोटल असेशन नहीं बोल रहा, न्यू असेशंस बोल रहा है, न्यू रिक्रूटमेंट्स की बात कर रहा है। अब एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन में न्यू असेशंस कितनी हुई हैं? 0। इस क्वेश्चन में न्यू असेशंस कितनी हुई हैं? न्यू ज्वाइनिंग्स कितनी हुई हैं? बेसिकली न्यू ज्वाइनिंग 0 है। न्यू ज्वाइनिंग्स ड्यू टू एक्सपेंशन यानी NJ 0 है। फोर्थ पार्ट है इसका कि भैया मुझे ये बताओ नंबर ऑफ वर्कर इन द बिगिनिंग कितने थे, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने कुछ रिवाइज करना है ना इस क्वेश्चन में, तो ये वाला पार्ट रिवाइज करना है। ये पार्ट अटकेगा आपका एग्जाम में खुद से जब आप करोगे, अगर आप रिवाइज नहीं करके गए तो। वो कह रहा है बिगिनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स बताओ, बिगिनिंग वाले वर्कर्स बताओ। एक बात बताओ, बिगिनिंग वाले वर्कर्स कैसे आते हैं? ध्यान दीजिए, अब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको फोर्थ पार्ट के लिए। अब आप पहले लेट करो, ओपनिंग वर्कर्स इज इक्वल टू एक्स, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ओपनिंग वर्कर्स एक्स है। हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा? ओपनिंग वर्कर कितने हैं हमारे? एक्स। हमने ये अज्यूम कर लिया कि ओपनिंग वर्कर एक्स है। ठीक है जी, अगर इसमें से सेपरेशंस माइनस हो जाएं, सेपरेशंस कितनी थी? 40 थी ना। और अगर इसमें से रिप्लेसमेंट्स ऐड हो जाए, क्योंकि रिप्लेसमेंट वाले वर्कर आ गए हमारी फैक्ट्री में, तो अब आप मुझे बताइए कि क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे? क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे? x + 24, बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? बोलिए हाँ या ना। मैं रिपीट कर देता हूं, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स x हो गए, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स x + 24 हो गए।
अब हमें अगर ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है और हमें एवरेज भी पता है, तो एवरेज वाले फॉर्मूला में पुट करके आंसर आ जाएगा। देखो एवरेज कैसे आती है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आते हैं जब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 हो। तो 800 कैसे आएगा, x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 1600 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 24 आ जाएगा। इधर माइनस कर दीजिए, 1600 माइनस 24 इज इक्वल टू 2x। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा, कितना आ रहा है बेटा इसे माइनस करके, x इज इक्वल टू 788 आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं x इज इक्वल टू 788। सो ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, सो ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 788। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई हैं। देखो बेटा क्वेश्चन अगर पढ़ना है ना चैप्टर, तो इसी डेप्थ में पढ़ो कि हर तरह का क्वेश्चन पढ़ा हुआ हो आपने, ठीक है ना बेटा। इस क्वेश्चन में ना असेशंस जो है, देखो असेशन, खाली वर्ड असेशन बोला जाए तो उसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट भी और न्यू ज्वाइनिंग भी। बट अगर न्यू असेशन बोले, न्यू असेशन मतलब नए वाले लोग कितने आए हैं, न्यू ज्वाइनिंग कितने हैं, तो वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही पता लग गया था। कितने बच्चों को क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि न्यू ज्वाइनिंग 0 होंगे, वो तो भैया क्वेश्चन को पढ़ते ही लाइन में ही क्लियर हो गया था। तो बस हमने ये इस लाइन से ही पता लग गया था कि नो न्यू ज्वाइनिंग। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि एवरेज कितनी है, रिप्लेसमेंट कितनी है और न्यू ज्वाइनिंग कितनी है। न्यू ज्वाइनिंग देखो, आपको ना अगर कन्फ्यूजन है, मेरी बात को समझना, मैं इधर आपको एक चालाकी बताता हूँ, जैसे ICI चालाकी करता है आप भी करो, ठीक है ना। अच्छा एक बात, आपके घर कोई अंकल आए, बड़े स्ट्रिक्ट अंकल हैं जो हर बात पे कमेंट कर देते हैं, बहुत तगड़े अंकल है ना, और आप उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। वो आए और उन्होंने कहा बेटा पानी पिलाओ, तो क्या करोगे। अब आपको पता है ठंडा पानी लेके जाऊंगा तो बोलेंगे गर्म चाहिए था, गर्म लेके जाऊंगा तो बोलेंगे कि ठंडा चाहिए था, है ना। अब या फिर गर्म ठंडा दोनों ले जाऊंगा तो बोलेंगे कि मुझे तो एवरेज चाहिए था। तो ऐसे अंकल जब आए बेटा, तो एक काम करो, एक गिलास गर्म पानी, एक गिलास ठंडा पानी और एक खाली गिलास ले जाओ। अब अंकल की बोलती हो जाएगी बंद, भाई गर्म चाहिए गर्म पी ले, ठंडा चाहिए ठंडा चाहिए, एवरेज चाहिए खाली वाले में, दोनों में आधा आधा डाल देता हूँ, ये ले पी ले, बात खत्म हो जाएगी ना। आप अंकल जी के लिए मन से जो बातें बोल रहे हो मुझे पता है, लेकिन मुंह पे तो नहीं कुछ भी कह सकते उन्हें। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ऐसा ही ICI और आपका रिश्ता है। अब वो कह रहा है न्यू सेशन बता दो, अब बच्चा कह रहा है भाई तेरा क्वेश्चन ही गलत है। असेशन वर्ड का मतलब होता है रिक्रूटमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग दोनों मिलाकर, ये न्यू असेशन कौन सा वर्ड है, ये क्वेश्चन ही गलत है। मन से यही आवाज आ रही है ना आपके, लेकिन हम उन्हें कुछ कह तो सकते नहीं। तो ऐसे में सारे आंसर लिखाया करो। जैसे देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है ना थर्ड पार्ट में, तो आपने लिखा न्यू ज्वाइनिंग ड्यू टू एक्सपेंशन 0, है ना। रिप्लेसमेंट्स कितने हैं, R64। सो टोटल असेशंस कितनी है, आप देख रहे हो हम वर्ड क्या बोल रहे हैं, टोटल असेशन। असेशन मतलब मैं टोटल बोल रहा हूं, 0 प्लस 64 यानी 64। मैंने भी अब भैया तीनों ग्लास पानी के रख दिए, जो पीना है पी ले। बात को समझो, आप भी चालाक बनो ना। वो क्वेश्चन घुमा कर दे रहा है बच्चा, पता किस बात में, हमारा बच्चा जो बेचारा है इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमजोर है उसकी, उसे इस बात से डर लग रहा है सर आपने कहा था असेशन का मतलब होता है कि उसमें रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग दोनों आने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में न्यू असेशन लिखा है, इसका क्या मतलब है। न्यू असेशन में मतलब वो न्यू ज्वाइनिंग जानना चाहता है खाली, वैसे तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, न्यू ज्वाइनिंग 0 है। बट फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप तीनों बातें लिख दो कि न्यू ज्वाइनिंग 0, रिप्लेसमेंट 64, तो टोटल असेशन 64, बात खत्म। आपको क्लियर होगी बेटा बात। आपने उन अंकल के आगे कितने गिलास रख दिए, 3, बस एक गर्म पानी, एक ठंडा पानी, एक खाली, वही हमने काम किया इनके आगे। ICI, जहां ICI के आगे फंसते हो ना, सब कुछ लिखा है करो, अपने आप चेक कर ले भैया जो करना है।
एक बच्चा कह रहा है सर अगर असेशन निकाल दिया तो गलत हो जाएगा, फिर सिर्फ असेशन निकाल दिया तो। देखो मेरी एक बात को समझो, जो एग्जामिनर है ना, देखो ना तो मैं भगवान हूँ, है ना सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, है ना। तो मुझे कैसे पता कि वो जो बंदा चेक करने आएगा पेपर, वो क्या सोचकर पेपर चेक कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दो। जहाँ भी एम्बिग्विटी है, जहाँ भी एम्बिग्विटी है वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो, अपने आप चेक कर लेगा जो करना है। जैसे अगर वो बोल रहा है कि एवरेज बताओ, तो इसमें तो एक ही आंसर हो सकता है। जब वो बोल रहा है रिप्लेसमेंट बताओ, तो एक ही आंसर हो सकता है। पर जहाँ एम्बिग्विटी है, जहाँ पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन, वहाँ पे आप 2-3 आंसर जो बन सकते हैं सारे कराओ। जैसे मैंने इधर दोनों तीनों लिख दिए कि जो चेक करना है बेटा कर ले। क्या बातचीत क्लियर हो गई आपको? ये क्वेश्चन भी समझ आ गया? आज इतना ही पढ़ेंगे, मुझे लगता है हमने हैवी कर दिया आज की क्लास। आज का जो क्लास में मैंने पढ़ाया इसे रिपीट करके आना, क्लास वर्क को ही रिपीट करके आना, बस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क है, 23 होमवर्क है, ठीक है जी। बस 21 22 मैंने खुद कराने अगली क्लास में, इतना तक आप पढ़ के आइएगा। ऑल राइट, टेक केयर बेटा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने।